So students, today we are doing atoms and molecules. This is your third chapter in NCERT book. In this chapter you should know what is atom. अगर हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो इंडिया में भी बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं, बहुत सारे ऋषि रहे हैं, ऋषि मुनि, जिन्होंने आसपास के वातावरण को अच्छी तरह से समझा और उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताया या उसमें दर्शन शास्त्र में उसमें कुछ उसकी व्याख्या की. In the same way, experiments are also going on in foreign countries also. So, atoms and molecules, as the name suggests. So, first of all, we should know what are these. The matter, it means पदार्थ. आप जानते हैं मैटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में आप लिख सकते हैं मरकरी, आयरन, वुड, क्लॉथ, फैब्रिक, table, chair, anything which comes to your mind is matter. So matter that occupies space and has got some mass. Matter has got lot of examples. So everything is made up of tiny particles. Suppose you are considering iron. So if iron is pure, it will have iron atoms. हिंदी में एटम्स को परमाणु कहते हैं. तो हमारे यहाँ जो महर्षि कनाड हुए, उन्होंने बताया कि अगर हम एक चीज़ को तोड़ते चले जाते हैं, छोट और डिवाइड करते चले जाते हैं, तो फाइनली वी विल गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू हिम वाज एटम और परमाणु. एटम नेम वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन एंड ही वाज हैविंग द सेम नोशन दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम विच यू कैन नॉट डिवाइड फर्दर. नाउ टाइम के साथ आपकी साइंस में तरक्की हुई तो मालूम चला कि हम उस एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं, और आप जानते भी हैं, इस समय सभी स्टूडेंट्स को मालूम है. बट हम लोग बिल्कुल हिस्ट्री से लेके चल रहे हैं. तो एटम को हम बोलते थे शुरू में इनडिविजिबल. इनडिविजिबल इसीलिए बोला जाता था बिकॉज तब तक यही नोशन थी कि हम इसके, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हम इसके और पार्टिकल के और ज़्यादा डिवाइड इसको नहीं कर पाएंगे. नाउ अब आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं. सपोज करिए आपके पास प्योर गोल्ड है, आप इसे AU से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं तो जो मैटर आपके हाथ में है वो गोल्ड का एक पीस है, और इसके जो, अगर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो फाइनली एक एक एटम, जो छोटा आपको एटम मिलेगा वो गोल्ड का ही होगा. बट अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो यहाँ आप क्या देखते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन करके O2 बनाती है और ये एक मॉलिक्यूल है. अब मॉलिक्यूल को हिंदी में हम बोलते हैं अणु. सो व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स, व्हेन दे जॉइन केमिकली विद ईच अदर, whether they can be same or different, like CO2 or you can say HNO3, all these are molecules. So molecules जो होते हैं वो आपके एटम्स के मिलने से बनते हैं, उनके केमिकली ज्वाइन होने से मिलते हैं, जैसे ओजोन है. सो स्टूडेंट्स, सेकंड चीज़ आपके पास जो है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो आपका फर्स्ट लॉ है दैट वाज गिवन बाय एंटोनियो लेविसियर. तो आप एंटोनियो लेविसियर जो आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आपको पहला लॉ दिया था, और वो लॉ आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका मीनिंग जैसे पढ़ के ही आपको मालूम चल गया होगा, कंजर्व होने होता है फिक्स रहना, और मास में नहीं, आपका मास चेंज नहीं होगा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है. सपोज करिए आप कोई सिंपल सा केमिकल रिएक्शन लीजिए, कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. तो वट एवर द मास ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद मास ऑफ ऑक्सीजन, सपोज करिए 3 ग्राम है, एग्जाम्पल ले लीजिए, और 8 ग्राम में ये रिएक्शन करते हैं तो फाइनली यू विल गेट 11 ग्राम्स. ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो आपको राइट साइड में मिलते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं. तो रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो वही रहता है जो प्रोडक्ट है. ये इसके अंदर काम नहीं करता, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट में कर सकता है. जैसे कि आप NCERT में एग्जांपल देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कोनिकल फ्लास्क लिया है, और कोनिकल फ्लास्क के अंदर इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस लिए हैं. इसको इस तरह से अरेंज किया जाए कि ये शुरू में रिएक्ट नहीं करते, और इस पूरे अपरेटस को इन्होंने मेजर कर लिया, मास इसका मेजर कर लिया. उसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ दिया थ्रेड को, जिससे कि ये जो कंपाउंड है वो आपका इस दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे और नए कंपाउंड्स बनेंगे. फाइनली जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा से इसका मास मेजर किया जाएगा. यू विल फाइंड देयर इज़ नो चेंज इन द मास. सो ये जो एक्सपेरिमेंट
करने का मेन पर्पज़ है वो यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट योर मास विल नॉट चेंज इन केमिकल रिएक्शन, वट एवर द मास ऑफ reactants, that will be the mass of the products, there will be no change. So matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. The law of conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of the reactant. There will be no change in the mass. So that is given by Antoine Lavoisier in 1774. So this is your first law and you can give many examples for that. And if you have any numerical regarding that, suppose आप कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, आप कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लीजिए, तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इसको. वट एवर द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ओवर हियर एंड वट एवर द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी हियर इज गिवन टू यू एंड दे आस्क यू व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर. तो जो भी आपको मास यहाँ दिए जाएंगे आप जस्ट उन्हें ऐड कर दीजिए, यू विल गेट दिस मास. तो ये आपका फर्स्ट लॉ है. सिमिलरली आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट माने फिक्स होता है, प्रोपोर्शन माने हिस्सा या भाग होता है. सो आपने देखा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप इसे कह सकते हैं. सो दिस हैज़ बीन गिवन इन 1779 बाय जोसेफ प्राउस्ट. तो इन्होंने जो आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया, तो वट एवर सोर्स यू, आप कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर लेते हैं, सपोज करिए किसी भी सोर्स से आपको H2O मिलता है, आपने ध्यान दिया होगा हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर 1 है, मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है. सो अगर आप इसको देखें, यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, इट मीन्स जो टोटल मास हाइड्रोजन का वो 2 हुआ और जो ऑक्सीजन का मास हुआ दैट विल बी 16 क्योंकि वो एक सिंगल एटम है. और आप इनकी कैंसिलेशन करते हैं तो यू विल फाइंड दैट 1:8. तो किसी भी सोर्स से आपको वाटर मिलेगा, यू ऑलवेज फाइंड दैट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड विल ऑलवेज बी इन द रेशियो 1:8. आप कभी भी देखेंगे तो आपको यही रेशियो मिलेगा. तो यहाँ पर आपका जो ये लॉ है वो क्या कह रहा है, एक इन ए केमिकल कंपाउंड इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. इसके लिए आप वाटर का इलेक्ट्रिकली डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा 11 ग्राम हाइड्रोजन में 89 ग्राम ऑक्सीजन. सो 89 ग्राम अगर आप इसको रेशो लेते हैं तो नियरली 1:80 आएगा आपके पास. इन एनी वे कोई भी कंपाउंड आप लेके देख लीजिए, यू विल फाइंड उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इसी रेशो में जुड़े रहेंगे. चाहे अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया का मास 14, हाइड्रोजन 3, तो आप देख सकते हैं आपको इसका अमोनिया में जैसे जो रेशो मिला आपको सेम रेशो आपको हमेशा मिलेगा अमोनिया में, चाहे वो किसी भी सोर्स से आपको मिलती है. कोई और एग्जांपल भी अगर आप लेते हैं तो उसमें आप उनका रेशो देखना चाहते हैं. जैसे कार्बन का मास आपका 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 इसका मास होता है, तो ये 2 एटम्स है 32. अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे जो कि इनका HCF है, यू कैन फाइंड 3:8. तो ऑलवेज आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं से भी किसी भी सोर्स से मिलेगी, यू विल फाइंड दे ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन एज एलिमेंट्स इन देम एज वेल एज द रेशो एज पर मास इज ऑलवेज 3:8. ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सो दीज आर द 2 लॉज. सो आप फर्स्ट लॉ के लिए देख सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास कंजर्व रहता है. तो अगर आप रिएक्टेंट्स के लिए एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, तो आप देखेंगे ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्टेंट्स हैं, इनका जो भी मास आएगा टोटल मास जो भी होगा आफ्टर रिएक्शंस आपको जो नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, आप इनका मास फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे आपका मास बिल्कुल सेम होगा. जैसे आपने ये डायग्राम में देखा होगा, जब आप इन्हें रिएक्शंस को क्लोज सिस्टम में करते हैं तो कोई भी जो मटेरियल है वो एवोपरेट नहीं होना चाहिए, गैस रिलीज़ नहीं होनी चाहिए. तो क्लोज सिस्टम में आपको करना है. आप कोई भी कंपाउंड्स ले सकते हैं. इसमें जो दूसरा है वो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ले, तो आप देखिए बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट और इधर सोडियम क्लोराइड. इसको बैलेंस कर लीजिए तो आप इसका भी मास अगर आप देखेंगे तो वो भी इसके बराबर है. ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं. तो आप देख सकते हैं अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ भी मास होगा, अगर आप इसे हीटअप करते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाएगा. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे, मास भी दोनों साइड सेम रहेगा. तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. आपके
लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंगली। तो आप देख सकते हैं कि कोई मास में चेंज नहीं आएगा। सेकंड लॉ जो आपका आता है वो कहता है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर आपने जो भी एलिमेंट्स आपके होते हैं, सपोज़ करिए वाटर लीजिए, अमोनिया लीजिए या हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, क्योंकि ये आपका एक कंपाउंड है, उसका जो भी मास होता है एलिमेंट्स का, एक तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं और साथ ही साथ उनका जो मास होता है वो एक उसी रेशो में मिलता है, चाहे आप उसे कहीं से भी जाके अटेन कीजिए, एक्वायर कीजिए, कोई भी रिसोर्स से आपको वो चीज़ मिलती हो। अमोनिया के केस में आपको 14:3 मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से आपको ये दोनों लॉ क्लियर हो गए होंगे। नाउ यू नो व्हाट इज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये किस तरह की थ्योरी है जो डाल्टन ने दी आपको 1808 में, जिसमें कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं आपको। तो दिस थ्योरी सेज दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो आपका इसका जो पहला पॉइंट है वो यही है कि जितने वो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं जिन्हें आप अपनी आई से नहीं देख सकते, और उन्होंने उसका नाम एटम रखा है। सो फर्स्ट इज़ ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एंड अदर इज़ एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सेकेंड इज़ आप ना तो एटम्स को जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ना ही उन्हें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। कोई भी रिएक्शन देख लीजिए, इधर भी कैल्शियम है तो आप देखिए इधर भी कैल्शियम है, ये कहीं गया नहीं है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, एक डिफरेंट कंपाउंड था, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड एक डिफरेंट कंपाउंड बन गया, बट नंबर सेम है दोनों तरफ। अगर आप एटम्स को देखेंगे तो आपने कोई क्रिएट नहीं करे एटम्स न्यू, क्योंकि अगर आप केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो न्यू एटम्स क्रिएट नहीं होते हैं। तीसरा ले सकते हैं आप, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज करिए आप गोल्ड ले लीजिए या आयरन ले लीजिए, अगर वो प्योर है तो उसके अंदर एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक ही टाइप के एटम्स होंगे, एक ही टाइप के पार्टिकल्स, उनका साइज़ भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। फोर्थ, उस समय तक जितनी उनकी प्रोग्रेस थी उसमें यही था कि एटम्स के बारे में उनको ये नहीं मालूम था कि वो और डिवाइड हो सकता है, जैसे कि आज आप जानते हैं। तो एटम आर इंडिविजिबल, ये आपका फोर्थ हो गया। फिफ्थ, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास कुछ एलिमेंट जो हमने यहाँ लिखे हैं सिर्फ इतने ही एलिमेंट हैं। आपको देखो आपके पास टेबल होगी आपकी बुक में, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, स्टार्ट करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन बहुत तरह के एटम्स अवेलेबल हैं। तो जितने तरह के एटम्स हैं तो उतने ही एलिमेंट आपके पास हो जाएंगे, कि प्योर फॉर्म में जब कोई चीज़ होती है तो वो एलिमेंट हो जाती है। सिक्स्थ ले लीजिए, अगर आप केमिकल कम्बिनेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में, तो आपके जो बनेंगे वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे आपने देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर आप कोयले को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एलिमेंट्स डिफरेंट आपस में रिएक्शन करके जो बना रहे हैं कंपाउंड, तो आपको फाइनली जो कंपाउंड मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सेवन्थ, अगर आप डिफरेंट एटम्स लेते हैं तो उनका मास भी डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, हीलियम का मास डिफरेंट है, आयरन का मास डिफरेंट है, तो साइज़ भी इनका डिफरेंट होगा। जब आप केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं ये हमेशा होल नंबर के अंदर ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सपोज करिए आपको सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो Na2O, आपको इस तरह होल नंबर में लिखना होगा कि दो सोडियम एटम्स ने ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। आपको ऐसे नहीं लिखना कि एक सोडियम ने आधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। तो ये होल नंबर में होना है। ये एट्थ इनका पोस्टुलेट है। नाइन्थ है, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि इसमें 4 कार्बन होते हैं और 3 ऑक्सीजन होते हैं। हम हर कोई बोलेगा इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो उनके नंबर भी फिक्स होंगे और वो सेम होंगे। आखिरी जो इनका पोस्टुलेट 10th है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1:2 टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट, जैसे आपने देखा H2O वाटर है और H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, तो आप देखेंगे एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर जब रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका रेशो डिफरेंट है, पर वो कंपाउंड भी फिर डिफरेंट है। तो ये इनका लास्ट पोस्टुलेट है। तो आपने इस तरह से देखा कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो काफ़ी हद तक जो इनसे पहले लेवोजियर और प्राउस्ट आए हैं उस पर डिपेंडेंट है। जैसे इन्होंने बोला एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही आपको बोलता है कि आपका रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई डिफरेंस नहीं आता।
So after Dalton theory we have to see drawbacks of Dalton's atomic theory. So what is drawbacks? Drawbacks and limitations are same things. The postulates given by Dalton, as the science progresses new things comes out. So हम आज के टाइम में हम लोग को ये बताना है कितने इसके अंदर डिफरेंस है, कितने ड्रॉबैक्स हैं. तो आप देख सकते हैं जो डाल्टन का सबसे पहला लॉ है, एटम इज इनडिविजिबल. As per Dalton postulate, atom is indivisible, it cannot be divided further. But now we know atom can be divided into protons, electrons and neutrons. So आप देख सकते हैं जो आपका पहला पॉइंट है डाल्टन का वो आज चेंज हो गया है. उसके अंदर हम लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है. तो ये एक ड्रॉबैक है उसके अंदर. सेकेंड, एज पर डाल्टन ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सपोज करिए आप सोडियम की बात करते हैं, उसके सभी एलिमेंट का मास सेम होता है. ठीक, अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसका मास आपको सेम मिलेगा. बट वी नो दैट इन हाइड्रोजन इफ इट इज़ 1H1 1H2, तो आइसोटॉप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. अब देख सकते हैं इसमें इन सब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बट जो मास है वो डिफरेंट है 1 2 3, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं. तो ये सेम एलिमेंट होने के बाद भी इसके एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट है. सो ये भी एक ड्रॉबैक है. थर्ड, अकॉर्डिंग टू डाल्टन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है, बट देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच हैव सेम मास. सपोज आप आर्गन लेंगे और कैल्शियम लेंगे, बोथ हैव सेम मास. So that is the third drawback of the Dalton atomic theory. After that you should know what is atom, what is the definition of it, what is its size. So atom is the building block of any matter. Its present definition is atom is the smallest particle of matter that can take part in a chemical reaction. So chemical reaction करने के दौरान जो मिनिमम सबसे छोटा पार्टिकल जो हो सकता है वो एटम ही होता है जो आपस में रिएक्शन करते हैं. सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एंड मेक कार्बन डाइऑक्साइड. सो डेफिनेशन ऑफ एटम इज एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. एज पर द साइज इज कंसर्न, आपको पहले पता होना चाहिए 10⁻³ इज कॉल्ड मिली, 10⁻⁶ is micro, 10⁻⁹ is nano. That means आप 1 मीटर को 10⁻⁹ से अगर डिवाइड करते हैं यू विल गेट 10⁻⁹ मीटर. सो दैट इज़ कॉल्ड 1 नैनोमीटर. सो 1 मीटर का अगर आप 10⁹ से डिवाइड करेंगे तो साइज़ आएगा दैट इज़ 1 नैनोमीटर. और हाइड्रोजन का अगर आप साइज़ लेते हैं सो दैट इज़ 0.037 नैनोमीटर. सो दिस इज़ द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम and this is the size of radius, atomic radius of the hydrogen. So you can find out size of the atom is very very small. So there are various elements. Initially John Dalton represented atoms with different symbols. So these are the symbols used by John Dalton. Hydrogen, for hydrogen you have to draw a circle with the point inside. For lead you can use a circle with L, silver circle and S, carbon black circle completely filled. So there were different symbols as per Dalton. ये इतने कन्वीनियंट नहीं थे, इनको याद करने में भी दिक्कत आती थी. और ये उस समय कुछ ही एलिमेंट हमारी नोन थे, तो उस समय तक तो ठीक था, पर समय गुजरने के साथ साथ वी कम टू लॉट ऑफ न्यू एलिमेंट्स. सो सबके लिए ये सिंबल इतने कन्वीनियंट नहीं है. तो समय गुजरने के बाद हम लोगों ने आफ्टर सम टाइम एक डिफरेंट सिस्टम निकाला. तो जे बर्जीलियस का उन्होंने एक प्रपोज किया कि आप जो किसी भी एलिमेंट का नेम होता है, सपोज करिए कैल्शियम है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से और सेकंड लेटर स्मॉल शो करके आप कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर दीजिए. तो ज़्यादातर एलिमेंट्स इस वाले मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये काफ़ी ईजी मेथड है. जैसे आपने देखा कैल्शियम का Ca है, तो इस हाइड्रोजन का H हो गया, कार्बन का C हो गया. तो इस तरह से आपको इजी रहता है. कॉपर का Cu है,
बट कॉपर, गोल्ड, सोडियम, इनके एलिमेंट्स के अगर आप नाम देखेंगे तो सिंबल उनसे मैच नहीं करते। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज के अंदर कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं तो इसलिए Cu वहाँ से लिया हुआ है, इसको ऑरम कहते हैं तो Au ले लिया इन्होंने गोल्ड के लिए, और इसको नाट्रियम कहते हैं तो इसको Na ले लिया। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स के नेम हमने लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं, तो इसलिए उनके जो सिंबल्स होते हैं उनसे उनके साथ ही मैच करते हैं, वो आपको क्रैम करने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं सिंबल्स जो जॉन डाल्टन यूज़ करते थे, और बाद में जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट? सपोज करिए आप हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका जो मास है इजी 1.673 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स। इस तरह से मास सभी एलिमेंट्स के याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैम ऑल दीज मासेस इन दिस वे। सो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया, कार्बन। सो नॉर्मल कार्बन में अगर आपने देखा हो एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, तो इसका मास हम ले लेते हैं 12 यूनिट्स। यूनिट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट्स, AMU। सो AMU को शॉर्ट फॉर्म में U कह देते हैं, यूनिट्स। तो इसके अंदर क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनका मास नेग्लिजिबल होता है। तो टोटल मास जो इस एटम का होता है वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ऐसा कार्बन का जो एलिमेंट है उसका मास आप 12 यूनिट लेंगे, और बाकी सब एलिमेंट्स इसके रेस्पेक्ट में देखे जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का जो मास होगा, अगर आप इसका 1/12 मास निकालते हैं कार्बन का, यानी 1/12 ऑफ C, तो आपको मिलेगा 1 यूनिट। सो दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर आप मैग्नीशियम को कंसिडर करेंगे तो मैग्नीशियम का मास 24 यूनिट्स होता है, तो इसका मतलब हो गया 24 टाइम्स इंटू 1/12 ऑफ कार्बन। सो इट इज़ एटॉमिक मास इज एक्चुअली रिलेटिव मास। सो हाउ यू कैन define it? The atomic mass of all other elements are determined by comparing the mass of their atoms with the mass of carbon-12 atoms. So definition is the atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of a carbon-12 atom taken as 12 units. आप कार्बन की मास को 12 यूनिट लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में जो भी मास आपका किसी दूसरे एलिमेंट का होगा पहले उसको 1/12 कर लेंगे ताकि आपको 1 यूनिट मिल जाए, और जितने टाइम्स वो उसका मास होगा उतने टाइम्स उसका मास वो बन जाएगा। क्योंकि आपने जब 1/12 निकाला है कार्बन का तो वो 1 यूनिट मिल जाएगा। सपोज करिए आप सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, उसका मास 23 है, सो दैट इज 23 इंटू 1/12 ऑफ कार्बन। सो 1/12 ऑफ कार्बन इज 1 यूनिट, सो इट विल बी 23 यूनिट्स। जनरली जो एटम्स होते हैं वो किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में या इस नेचर में आपको मिलते हैं? आपके पास कुछ नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इनको नोबल या आइडियल गैसेस कहते हैं। ये एटॉमिक फॉर्म में मिल सकती हैं, ये सिंगल एटम में मिलते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं इसकी एटॉमिसिटी 1 है। बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, उनकी एटॉमिसिटी भी 1 है। जो मेटल या नॉन मेटल जितने एटम्स आपस में जुड़कर एटमॉस्फेयर में मिलता है उसकी एटॉमिसिटी उतनी ही होती है। सपोज करिए ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू ऑक्सीजन गैस। सो ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों एटम है। इस फॉर्म में एटम्स नहीं रहता ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और ज़्यादातर एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी ने या तो वो खुद सेल्फ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं या वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं। सपोज आपने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो O2 बना, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ये तो सेम एलिमेंट है। इस तरह के और एग्जांपल हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन। सो दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कॉम्बिनेशन। तो मॉलिक्यूल इन सब में बन रहे हैं। इनकी एटॉमिसिटी 2 है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, और ओजोन की 3 है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में आप देखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन भी आपस में जुड़ने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। एटम्स के कंबाइन होने के बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो हाउ यू कैन डिफाइन मॉलिक्यूल? सो मॉलिक्यूल जो होता है it contains 2 or more than 2 atoms, maybe same element or maybe different element, and they are in together by they are chemically combined together. So you can define it like this: the molecule of an element contains 2 or more similar or different elements chemically combined together. मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल होता है,
नाउ सिमिलरली आप देख सकते हैं आपके पास और भी एलिमेंट्स हैं। सपोज करिए आप फास्फोरस कंसिडर करिए। फास्फोरस के अंदर 4 एटम्स आपस में कंबाइन कर कर अपना मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। सो जिनके अंदर जैसे नोबल गैसेज हैं या मेटल्स हैं वो मोनोएटॉमिक हो गए, जिनके अंदर 2 एटम्स हैं दे आर डायटोमिक, जिनके अंदर 3 एटम्स जुड़ते हैं उन्हें ट्राइएटॉमिक कहते हैं, और इसके अंदर 4 एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो इसकी इट्स एटॉमिसिटी इज़ 4। इवन सल्फर के अंदर 8 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी शेप कुछ इस टाइप से क्राउन शेप डब्ल्यू में बनती है, जिसके अंदर 8 एटम्स इन पोजीशंस में मिलते हैं। सो इट्स एटॉमिसिटी इज़ 8। मॉलिक्यूल सिमिलर एटम्स के अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट। Here also you can see they are chemically combined together and they are different elements. They are either 2 or more than 2 atoms of different elements. So molecule can be of same atoms or maybe combination of different elements. What is chemical formula? So chemical formula it represents the composition of a molecule. जो molecule है उसका क्या composition है, उसमें क्या क्या elements हैं आप देख सकते हैं। जैसे HCl का एग्जाम्पल लीजिए, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये दो एटम है, सिंगल एटम है दोनों का, और ये आपस में केमिकली कंबाइंड टुगेदर है। सो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, हाउ यू कैन डिफाइन इट। ए केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना है, एंड आप इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, और ये सभी मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइंड फॉर्म में मिलकर स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। और अब ये आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। जब ये रिएक्टिव एटम्स में थे तब कार्बन ने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। ये रिएक्टिव स्टेट है और यहाँ पर ये स्टेबल फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद अब ये न्यूट्रल हो जाते हैं और इनका आगे और रिएक्शन ये नहीं करते। इस मॉलिक्यूल जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे एटम्स, या फिर एटम्स अपने आप को आयंस की फॉर्म में भी रख सकते हैं। सो आपके 3 तरह की कंडीशन है। कुछ एटम्स हैं जैसे नोबल गैसेस, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में मिल जाते हैं। दूसरे हैं जो रिएक्टिव हैं, उनकी 2 फॉर्म्स हैं, या तो वो खुद से या दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स बना लेंगे जो स्टेबल हो जाएंगे, या फिर वो आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल ले लीजिए। NaCl जो आप घर में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट, उसमें वो उसके क्रिस्टल में Na+ और Cl- ये 2 आयंस होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा देयर आर 2 फॉर्म्स जनरली इन विच यू कैन फाइंड दीज एलिमेंट्स। सो इफ दे आर मेकिंग आयंस, whether it is positive or negative ions, then it is in ionic form or either in this molecular form. Second is what is molecular mass. जैसे आपने एटॉमिक मास को कंसिडर किया था, the atom mass of atom and mass of atom is in the form of relation of with respect to carbon. Similarly molecular mass को भी कार्बन के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करेंगे। 1/12 ऑफ कार्बन यूनिट मास 1 यूनिट निकाल कर उसी कंपैरिजन में निकालेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास इज एक्चुअली मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सपोज करिए आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, तो आपको इसका मास निकालना है टोटल और ऐड कर देना, दैट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल और दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। मॉलिक्यूलर मास helps you to find out the mass of the molecule, but you have to keep in your mind that what is the mass of which element. Suppose carbon, you know its mass is 12. With respect to carbon, what is the mass of chlorine? We have seen it in the table that it was 35.5. Because there are 4 atoms, so you have to multiply with 4 and add with 12. You will come to know what is the value of mass of the carbon tetrachloride. Similarly, you can find the mass of any chemical compound. Suppose it is carbon dioxide, it is again 12 mass of carbon. Oxygen mass is 16, so 2 into 16. Why 2 into 16? Because there are 2 atoms. Now you can add them up and find the mass of the carbon dioxide. Similarly, you can go ahead and find all the masses of different molecules. So students, molecular mass is, it is a sum of the masses of all the atoms present in a molecule. यहाँ आपने examples लिए थे कार्बन टेट्राक्लोराइड में,
तो आपने देखा था कार्बन का मास 12 है, क्लोरीन का 35.5 और इसके 4 एटम्स हैं, तो आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आपकी वैल्यू 154 एटॉमिक मास यूनिट आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आपने कार्बन का मास 12 लिया, ऑक्सीजन का 16 और ऐसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट इसका। तो इस तरह से आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला। आपने पहले भी लिस्ट जो देखी थी एटम्स की कि कार्बन का मास 12 है, कैल्शियम का 20 है, तो दैट इज़ एटॉमिक मास। नाउ because of the mass of the atom, now this is the mass of molecules. How you define molecular mass of a substance? कोई भी substance आपको दिया जाता है, so molecular mass of any substance is the relative mass of the molecule with comparison to carbon 12 atom taken as 12 units. तो जैसे आपने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, सेम आप मोलिकुलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको पहले उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? बिकॉज जब हमें केमिकल फार्मूला ठीक से पता होता है तो हम लोग उस केमिकल फार्मूले के एटम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो केमिकल फार्मूला बेसिकली हम लोगों को एक रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर प्रेजेंस के जितने भी एटम्स होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर कुछ सबस्क्रिप्ट नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे आप देखें CCl4 में ये 4 जो है सबस्क्रिप्ट है, क्योंकि Cl के नीचे यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर नहीं है। जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे आप पावर लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिससे ये मालूम चल जाता है कि इसमें कितने एटम्स हैं। सो हाउ यू कैन डिफाइन केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड? तो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन which tell us which kind of elements are present, and the subscript tell you how many atoms of that element present. So let's take few examples. Suppose water, it is H2O, methane CH4, ammonia NH3, sulfuric acid H2SO4, hydrochloric acid HCl, hydrogen sulfide, ethanoic acid, butane, ethyl alcohol. So lot of chemical formulas are there. For any chemical compound you can utilize these symbols to represent that chemical formula. Now if you know the chemical formula you can find the molecular mass. Suppose करिए आप H2O का एग्जाम्पल लेते हैं, आप हाइड्रोजन का मास जानते हैं तो 1 × 2 बिकॉज इसके 2 एटम्स हैं, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट 2 बता रहा है कि इसमें 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन +16। सो ओवरऑल इसका 18 यूनिट आपका आंसर आ गया वाटर का। तो सिमिलरली आप एक एक करके सभी जितने भी कंपाउंड है उसका आप मास निकाल। आफ्टर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, like HCl, let's study some ionic compounds. In ionic compounds there are ions. So what are ions? Either पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को आप क्या बोलते हैं? कटायन। नेगेटिव आयन को आप क्या बोलते हैं? अनायन। एग्जाम्पल, सो आपने देखा कि आपके पास आयंस होते हैं। आयंस को बनने का मेन रीज़न क्या होता है, और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। सोडियम जो मेटल है, मेटल की एक टेंडेंसी रहती है कि वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको डोनेट करने चाहते हैं, जिससे कि उनके आउटर मोस्ट जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 281 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 281, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को। अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 12 न्यूट्रॉन्स हैं और इसके चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट हो रहे हैं, तो 11 प्रोटॉन 11 प्लस चार्ज है और 11 इलेक्ट्रॉन 11 नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल होने के लिए इक्वल है। बट व्हेन it gives out its 1 electron from the outermost shell, so now it has got only 10 electrons, 10 negatives, and protons are same, that is 11 positive, so finally you will get 1 plus. So now it is Na plus. Why? Because it has given 1 electron. So आप इस तरह से देखते हैं कि जो सोडियम है उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक
डोनेट किया है, तो कैल्शियम ने 2 डोनेट किए हैं, क्योंकि कैल्शियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2882 होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसके ऊपर Ca2+ है। Mg2+ है मैग्नीशियम, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट कर रहा है। तो मेटल्स की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। अब अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो Na+ बनेगा, तो अगर जो भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सपोज हाइड्रोजन है या क्लोरीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर एक सिंगल माइनस आएगा, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि ये क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा 287, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी टेंडेंसी है कि ये किसी तरह से 8 हो जाए। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो इलेक्ट्रॉन इनको यहाँ मिल जाएगा क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन जो कि 17 पॉजिटिव है और 17 इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है चार्ज होता है। अगर इसके चार्ज को हम 1+ ले लें, उसके चार्ज को 1 नेगेटिव ले लें, तो आप देखते हैं ये न्यूट्रल होने के लिए दोनों इक्वल होते हैं। व्हेन इट गेट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिससे कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और अंदर अभी प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो अभी 17 ही रहते हैं। तो इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो 18 माइनस हो गया और चार्ज पॉजिटिव में 17 हो गया, तो अल्टीमेटली यू विल गेट -1। तो क्लोरीन के ऊपर आप लिख देंगे Cl-। नाउ क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है वो Na+ हो गया, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है, जिससे ये कंपाउंड एक दूसरे, ये दोनों जो आयंस हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक यूनिट बन जाते हैं। इसको कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नहीं होता है, जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे हमने। इसके अंदर आयनिक के अंदर आयनिक बॉन्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप NaCl देख लीजिए, अगर आप कैल्शियम और क्लोरीन को रिएक्ट करना चाहते तो आपको मालूम है Ca2+ होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और क्लोरीन 1 एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको 2 क्लोरीन वहाँ पर अगर आ जाते हैं तो ये आपस में इनका दोनों का चार्ज बैलेंस हो सकता है और ये न्यूट्रल कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसके इसमें बनेगा CaCl2। इसमें सबस्क्रिप्ट में आपको 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का जो नंबर है, जो चार्जेस हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बना सकता है। ये सभी जो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ, दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। सो आपके पास अब आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, सिंपल आयंस है और आपके पास है कंपाउंड आयंस। सो व्हाट आर दे? सिंपल आयंस में आप सिंगल एलिमेंट का कोई भी आयंस ले लीजिए, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो, जैसे कि आपने बोला Na+, Cl-, Ca2+, एल्यूमिनियम 3+, आयरन 2+, Mg2+। तो इसमें आप देखेंगे आपका जो एलिमेंट है वो सिंगल है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये आपके सिंपल आयंस हैं। पर कंपाउंड आयंस के अंदर आपको एक ग्रुप ऑफ एटम्स मिलेंगे और उसके ऊपर एक चार्ज मिलेगा। तो इस केस में आप इसे पॉली एटॉमिक आयन भी कह सकते हैं और कंपाउंड आयन भी कह सकते हैं। तो इसका नाम है सल्फेट, फॉस्फेट, PO4 3-। ये चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे जिससे आपको कंपाउंड बनाने में आसानी रहेगी। सो प्लीज़ चेक इन योर NCERT बुक। These are the symbols and ions, charges are also written over there। आप ये सब क्रैम कर लीजिएगा। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, जो भी इनके फॉर्मूले हैं, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जो भी इसमें चार्ज है, वो सभी आपको याद करने हैं, तभी आप इनके कंपाउंड्स या फॉर्मूले बना सकते हैं। सम आयनिक कंपाउंड्स आर लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, sodium chloride, aluminum oxide, calcium oxide, aluminum sulfate, etc. So what are ionic compounds? Ionic compounds which are made up of ions, so they are known as ionic compounds। आयनिक कंपाउंड में अगर आप देखें, इसमें कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको दोनों
चार्जेस को आपस में, आयंस को स्ट्रांगली इकट्ठा करके रखता है। सपोज़ करिए आप NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो ये Na+ और Cl- दोनों का जो चार्ज था वो अपोजिट था, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप सोडियम क्रिस्टल देखते हैं तो उसमें कॉमन साल्ट का क्रिस्टल देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड उसका मेन बेसिक फार्मूला होता है, और उसकी जो इस तरह के बहुत सारे उसमें सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें जो सभी एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो जो एक पर्टिकुलर यूनिट है इसको आप फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। इस तरह से आप जो भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई बेसिक यूनिट होगी जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे सोडियम क्लोराइड में NaCl है तो मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 है, कैल्शियम ऑक्साइड में CaO है। इट मीन्स आप ये उसका कोई ना कोई फार्मूला यूनिट जरूर होता है। सो व्हाट इज़ फार्मूला यूनिट? द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। सो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको फार्मूला यूनिट मिल जाती है, क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस के रूप में एक दूसरे का जुड़ जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दिस, हाउ यू नेम देम। सो अगर आप देखें इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको मेटल का नाम पहले लेना है। सपोज़ करिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ आपको IDE लिखना है बाद में, क्लोराइड। सो आप क्लोरीन की जगह पे क्या लिख देंगे? क्लोराइड, उसके आगे IDE लगा देंगे। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। नाउ हाउ यू कैन राइट द फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड? सपोज कर यू हैव टू राइट डाउन मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, आपको इनके चार्जेस याद होने चाहिए टेबल से, जो कि होता है +2 2+ एंड इट इज़ 1-। जो नंबर यहाँ है आप उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ है विदाउट उसके पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे आपको मिलेगा Mg1Cl2। दोनों ही सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 को हम हटा सकते हैं, तो इसका बनेगा Mgcl2। इस तरह से आप इसको कोई भी फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। सपोज़ करिए आपको सोडियम और कार्बोनेट बनाना है, ये पॉसिबिलिटी है, तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2CO3, इसके आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपसे बन जाएगा। अगर आपको एल्युमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बनाना है तो आपको अपनी टेबल कंसिडर करनी होगी। एल्युमिनियम में 3+ है, ब्रोमीन में 1- है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा Al1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, Br3। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन एनी आयनिक कंपाउंड्स में। अगर आपको नेमिंग करनी है तो उसमें भी कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे। सपोज़ करिए आपके पास ये 2 फॉर्मूले रहते हैं, तो आपको मालूम है कि लास्ट में आप IDE लगा देते हैं जैसे ऑक्साइड करने के लिए, तो इसका नाम भी कार्बन ऑक्साइड आ जाएगा, इसका भी कार्बन ऑक्साइड आ जाएगा। उस केस में आप ऐसा क्या करें जिससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें? सो इट इज़, हम यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे बीच में, क्योंकि ये सिंगल ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो सिंगल ऑक्सीजन को मोनो से रिप्रेजेंट, मोनो लिख के हम बताते हैं। 2 चीज़ के लिए डाई आता है, 3 चीज़ के लिए ट्राई प्रीफिक्स आता है, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो आप देखेंगे कोई भी अगर कंपाउंड आप लिखना चाहते हैं, जैसे आपके पास 2 कंपाउंड हैं और दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप इसको अगर दोनों को कार्बन ऑक्साइड बोलेंगे तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप इसको बोलें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको आप बोलें कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली आप इस तरह के जो भी कंपाउंड आपके पास आएंगे, सपोज़ करिए PCl3, PCl5, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दिस वे आप इस मॉलिकुलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आप प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपके जो कंपाउंड हैं वो एग्जैक्टली कौन से हैं। आपके जितने भी कंपाउंड होंगे आप उनके नाम उस हिसाब से ले पाएंगे। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, तो उनके जो कंपाउंड हैं उसी हिसाब से हम ले पाएंगे, और इसमें हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, एंड दिस वन इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर यहाँ मोनो लगा देंगे आप बीच में। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि शुरू में कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है तो उसमें आपको, अगर उसमें 2 हाइड्रोजन भी हैं तो आपको डाई हाइड्रोजन नहीं बोलना है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड अगर का केस है तो आपको सिर्फ इसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोलना है, इसमें आपको डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बोलना है। वैलेंसी इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में क्या होती है उसकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी होती है। जैसे लिथियम है तो लिथियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है,
तो आपके पास जो वैलेंसी की लिस्ट होती है, उस वैलेंसी की लिस्ट की मदद से आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने आयनिक कंपाउंड्स को बनाया है। जब आप इन वैलेंसीज की लिस्ट को याद कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 है, आयरन की वैलेंसी 2 और 3 है। तो कुछ वैलेंसीज, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज आपको एक से ज़्यादा मिल जाएंगी, जैसे सल्फ़र की 2, 4, 6 3 वैलेंसी मिल जाएंगी। तो आपको उसकी लिस्ट याद करनी होगी और उसके बाद आप उसके जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो क्रिएट करेंगे। सपोज़ करिए आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फ़र की वैलेंसी सपोज़ करिए 2 है, और आप इसमें क्रॉस करते हैं तो इसका आंसर आएगा H2S। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन सल्फाइड लिख सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। आप इधर लेके जाएंगे तो H1Cl1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको HCl ही लिख सकते हैं। तो 1 लिखने का कोई यूज़ नहीं है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। अगर कार्बन और क्लोरीन के बीच में आप रिएक्शन करते हैं और कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो आप जानते हैं इसका आएगा C1Cl4। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, तो इसका बन जाएगा CCl4। ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड को भी उसी पुराने आयनिक कंपाउंड के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चार्ज नहीं होता, इसमें उसकी वैलेंसी की एक आपके पास लिस्ट है, उस वैलेंसीज को आपको याद रखना होगा और ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आपके क्रिएट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, let's try to do this thing. Let it is carbon dioxide, so mass of carbon is 12, mass of oxygen is 16 into 2, so molecular mass is 32 plus 12, that is 44 units. So this is the mass of carbon dioxide in units. If you write this mass in grams, then it is called gram molecular mass, because it is a molecule of carbon dioxide, so it is gram molecular mass or molar mass of molecule. Similarly, if you have calcium and its mass is 40, so it is 40 units is the mass. But if you write down 40 grams, so 40 gram is the mass of 1 mole of calcium atoms. So it is called gram atomic mass. Gram atomic mass. Second thing is, what is Avogadro number? Avogadro number. Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. It states that if you have 1 mole substance or atoms, it has got so many particles, whether it is atom, whether it is molecule. So if 1 mole of substance is present, it will have this much of this number of particles. Particles can be atom as per the question, or maybe molecules. So you can see here 1 mole is gram atomic mass or gram molecular mass, and that is equal to 6.022 in 10 to the power 23 particles. Particles can be atom or molecules. So if you are considering a particular element, suppose it is oxygen, so its mass is 16. So 16 gram, if you take its atomic mass as 16 gram, that will be equal to 1 mole, and in 1 mole of oxygen atoms there will be 6.022 into 10 to the power 23 atoms. If you take O2, then its mass will be, because mass of 1 oxygen atom is 16, so O2 it is a molecule and its mass will be 32 grams. So 32 grams of O2 will be equal to 1 mole of oxygen, and it will equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of oxygen, because this is molecule. So these three things are equal to each other. First of all, find the gram atomic mass or gram molecular mass, and that is equal to 1 mole of that substance. For example, you have to find the number of moles for 52 grams of helium. So mass of helium is 4 units. So if you take it as 4 gram, that it will be equal to 1 mole. And you want to find out how many moles are there in 52 grams. So by unitary method, 1 gram will be equal to 1 by 4. This 4 will come here, and 52 grams is equal to 1 by 4 into 52. So you will get 13 moles.
students number of moles can also be find out by this formula, that is given mass. कोई भी क्वेश्चन में जो मास आपको दिया जाएगा उस मटेरियल का, सब्सटेंस का या एटम्स का, दैट गिवन मास and the molar mass. Molar mass means whether it is gram atomic mass or whether it is gram molecular mass, that is molar mass. So molar mass is the mass of 1 mole of substance, whatever the substance may be. Particles can be atom, molecules or ions. So given mass, suppose you were given with that 52 grams of helium, and what is the molar mass of helium? Helium mass is 4. So 4 units, 4 atomic mass units. So if you convert into grams, that will be 4 gram. So you can see directly you will get answer 13 moles. So you can see the same formula can be done in this way, by this formula easily. Now if somebody asks you what is the total number of atoms also of helium in this question, so then what you have to do, in 1 mole you know Avogadro number is there because it is a question of atoms. So you have 13 moles, so 13 moles is equal to, you will multiply 13 with this Avogadro number, and that answer will be this. Second formula is, if you are given with the number of particles and you know Avogadro number also, then also you can find the number of moles. So what is that? So number of moles, one formula you have already seen, that is given mass by molar mass. So other formula is given number of particles. Particles means, as per question, it may be ions, it may be molecules, it may be atoms. So given number of particles divided by Avogadro number. So this formula is very useful in doing numericals also. So suppose you are given with 12.044 into 10 to the power 23 atoms of helium. You have given this much number of atoms of helium and they want to know what is the number of moles. So what you will write, number of moles of helium is equal to given number of particle, that is 12.044 10 to the power 23, and Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. So 10 to the power 23 will cancel each other, and divide this number by this number, you will get 2. So that means that there will be 2 moles of helium. Suppose you are given with 0.5 moles of nitrogen gas and you want to find out mass. How you can do this question? So formula you know, number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Now number of moles are given 0.5. Given mass, you have to find out the mass of the nitrogen gas. As far as molar mass is concerned, because it is nitrogen, so first of all tell me what is nitrogen mass, that is 14. So atom of nitrogen mass is 14, so it is N2. N2 means it is a molecule having 2 nitrogen atoms, so total mass will be 28. So molar mass is 28. Now keep this mass here and carry this 28 here and multiply it. So you will get mass is equal to 14 grams. So this will be the mass. Suppose you are given with 46 gram of sodium atoms. So now it is a question of atoms. So molar mass of sodium 23 grams. So molar mass आप जानते हैं, and you are given with 46 gram of sodium atoms. इनका क्वेश्चन है, आप इनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए. अब डायरेक्ट आप देखते हैं कोई फॉर्मूला, तो आपके जो फॉर्मूले थे वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास. सो यहाँ गिवन मास आपके पास है, मोलर मास आपके पास है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते. तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कोई इशू नहीं है. तो आपने लिखा गिवन मास बाय मोलर मास. सो
सो आपका गिवन मास है 46, ये 23 है, तो आपके 2 मोल्स आ जाएंगे। नाउ आपको मालूम है कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, कुछ भी आपका केमिकल कंपाउंड है, वो 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर के जितने आपके पास पार्टिकल्स होते हैं। तो 1 मोल में इसके इतने पार्टिकल हैं और आपके पास 2 मोल्स है, तो आपका जो सही आंसर होगा कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हो गए, वो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना यूनिटी मेथड लगा के, तो आपको मालूम चल जाएगा particles of sodium. So these are the atoms of sodium. So you can say that if you have to find the number of particles and if the given mass is there, then how you can find by this formula also, number of particles, whatever particle may be, it may be molecular, atom or ions. So formula is given mass divided by molar mass into Avogadro number. So in previous question we have seen that given mass was 46 grams of sodium, molar mass was 23, Avogadro number was this. So directly you can also find the answer also by this formula. So now you come to know that you have 3 formulas. One is number of moles is given mass by molar mass, second is number of moles is given number of particles by Avogadro number, and third formula is number of particle is mass over molar mass into Avogadro number. Let's do one more question. Convert 12 gram of oxygen gas into moles. So now given mass is 12 gram, but what is its main compound? It is oxygen gas. So oxygen gas is O2. So it means its molar mass will be, one oxygen atom has got 16 as mass, so 2 oxygen atom will be 32 grams. That will be the molar mass of the oxygen molecule, oxygen gas molecule. Now your formula is number of moles. The first formula I told you, number of mole is given mass by molar mass. Given mass was 12 gram of oxygen gas, and now you know molar mass is 32. You can cancel it by 4, then you can divide it. So in this way you can find its values, and practice for some other questions also. You will come to know about this mole concept. Now your chapter is over, you can make your notes.